Good morning, students. Today we are going to start lesson second, Russian Revolution. Yesterday we read about a different ideology of socialist. Today topic is October Revolution. Now start. सबसे पहले आज हम करेंगे कि रशिया के बारे में कि जो रशियन रेवोल्यूशन था वो कैसे आया था यहाँ पर। तो फॉल ऑफ रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने किस नाम से जाना गया है। रशियन रेवोल्यूशंस को अक्टूबर रेवोल्यूशंस जो था उसे किस नाम से जाना गया, आर नोन एज अ रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। रशिया जो था वहाँ पर क्या हुआ, फॉल ऑफ मोनार्ची इन 1917। अब रशिया के अंदर जो मोनार्ची सिस्टम था वो जो वहाँ पे फेब रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, 1917 के अंदर। याद रखना है कि जो रशिया के अंदर फेब रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, 1917। और क्या हुआ था वहाँ पे, जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर वहाँ पर जो सोशलिस्ट थे उन्होंने जो भी हमने आइडियाज़ पढ़े थे, किसके बारे में, सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें लुइस पैन के बारे में पढ़ा है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है हमने। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने किसको टुक ओवर किया, वहाँ की गवर्नमेंट को। कहाँ की, इन रशिया की। किसने टुक ओवर किया है, सोशलिस्ट ने। किसको टुक ओवर किया है, जो मोनार्ची सिस्टम के बाद इन 1917 के बाद वहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई। और 1917 में जो सरकार बनी थी उसे किसने टुक ओवर किया था, सोशलिस्ट ने। कौन से रेवोल्यूशन में, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। देखो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसमें मोनार्ची सिस्टम को फॉलो ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद जो है सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट जो 1917 में जो बनी थी उसको टुक ओवर किया। कौन से रेवोल्यूशन में, अक्टूबर रेवोल्यूशन को। और ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, जितने भी ये इवेंट्स हुए थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया था, इवेंट्स ऑफ अक्टूबर को क्या कहा गया, आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन कहा गया है। अब जो रशिया है वो वहाँ पर रशिया में क्या था, अंडर मोनार्च सिस्टम था। रशिया में हमने पढ़ा है ना कि फॉल ऑफ मोनार्ची सिस्टम। तो रशिया में क्या था, रशिया किसके अंडर था, वहाँ पे कौन सा सिस्टम था, मोनार्ची सिस्टम। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हाउ डिड ऑल दिस हैपन एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया। कि मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो रशिया है, रशिया एम्पायर इन 1914। रशिया का जो एम्पायर है इन 1914 में यहाँ पे बताया, रशियन एम्पायर्स इन 1914। जो यहाँ का एम्परर था, जो राजा था, कौन था, सार निकोलस सेकंड। कौन था इसका एम्परर, रशिया का एम्परर कौन था, राजा कौन था, सार निकोलस सेकंड। कौन था ये, राजा था यहाँ का। यहाँ पे बताया रशियन एम्पायर इन 1914 के अंदर। जो प्रेजेंट डे फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। देखो रशिया के अंदर रशिया तो था, उसके अलावा बहुत सारे और भी कंट्रीज जो थी जहाँ पर जो है रशिया एम्पायर इन 1914। रशिया का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक बड़ा हुआ था, कहाँ तक था, रशिया तो था, इसके साथ जो और दूसरी और कंट्रीज लगती थी वहाँ तक जो है इसको जो है एक्सपेंड किया गया है। तो कौन कौन सी कंट्रीज लगती थी, जो आज का फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है। एस्टोनिया किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ पोलैंड का। यूक्रेन है, बेलारू है, ठीक है, अर्मेनिया है। इस तरह की जो कंट्रीज थी वो किसके पास लगती थी, रशिया के। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज की जो कंट्रीज जो थी वो किसका पार्ट होगी, रशिया का। तो रशिया कहाँ तक जो था एक्सपेंड कहाँ तक किया गया था, फिनलैंड जो कंट्री थी वो भी रशिया के अंदर आ जाती थी। रशिया से बाहर की जो बाउंड्रीज में जो भी कंट्री थी वो कहाँ, वो किस चीज़ को शो कर रहा था, रशिया के एम्पायर को जो है शो कर रहा था। जो यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो यहाँ की पॉलिटिकल बाउंड्री जो थी कहाँ तक रशिया की फैली हुई थी, जो आज का फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, ये सारे जो है किसके अंडर आते थे, रशिया के अंदर। अब रिलीजन यहाँ पे जो है लोग, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है डाइवर्सिटी है, इसी तरह से रशिया के अंदर भी जो है किसमें डाइवर्सिटी थी, रिलीजियंस के अंदर।
और यहाँ पे रशिया में सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा था, क्रिश्चियनिटी था। कौन सा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो रशिया के अंदर जो लोग जो हैं किसको मानते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को। एम्पायर आल्सो इंक्लूड, इस एम्पायर, इस साम्राज्य के अंदर क्रिश्चियनिटी के अलावा भी जो है कुछ और, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इसको भी डिवाइड किया गया है किसके अंदर, कैथोलिक के अंदर एंड प्रोटेस्टेंट के अंदर। ठीक है, तो आपको आ सकता है कि कौन कौन से धर्म थे यहाँ पर, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे एंड बुद्धिस्ट थे। तो वहाँ पे रशिया के अंदर कौन कौन से धर्म के लोग रहते थे, क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स थे, जिसके अंदर जो है क्रिश्चियनिटी को डिवाइड किया गया है किसके अंदर, और किसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट रशिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो इकोनॉमिक्स थी वो कैसी थी, इकोनॉमिक एंड सोशल, उसके जो है यहाँ पर जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो रशिया की इकोनॉमिक के बारे में है कि यहाँ पर इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या था, और रशिया में इनकम का मेन सोर्स क्या था। इट वाज मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमिक। यहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते थे, कृषि करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। कितने परसेंट जो है रशिया के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते थे, 85%। कितने परसेंट, 85% पॉपुलेशन जो थी किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते थे, रशिया के अंदर जो है लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। कितने परसेंट, 85% लोग जो हैं क्या करते थे, रशिया के अंदर एग्रीकल्चर करते थे। और उनकी जो अर्निंग थी वो किसके लिए, जो पॉपुलेशन थी, अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो जो है अर्निंग करते थे। जितनी भी अर्निंग होती थी वो किससे करते थे, एग्रीकल्चर से करते थे। जितनी भी मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो थी वाज हायर, ज़्यादा थी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज से। जैसे कि जर्मनी है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो की जाती थी, देखो रशिया जो है किसका पार्ट है, यूरोप का। तो यूरोप के में और जो अदर कंट्रीज थी उसके कंपैरेटिवली जो है रशिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर क्या किया जाता था, सबसे ज़्यादा किया जाता था। जैसे कि जर्मनी में क्या है, जो प्रोपोर्शन था एग्रीकल्चर का वो कितने परसेंट था, 40% लोग जो थे वहाँ पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। जबकि रशिया के अंदर कितने परसेंट हमने पढ़ा है, 85% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर करते थे ये किसके लिए करते थे, फॉर देयर लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, उससे ये एग्रीकल्चर से क्या करते थे, पॉपुलेशन अर्न करती थी किसके लिए, अपनी लिविंग, अपनी लाइवलीहुड के लिए। किससे, फ्रॉम एग्रीकल्चर से। अब यहाँ पे जो है कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मोस्ट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। जो कल्टीवेटर क्या करते थे, मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन करते थे वो किसके लिए करते थे, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। यहाँ पे अब इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। जो रशिया के अंदर जो है इंडस्ट्री जो थी बहुत ही कम थी। इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट। पॉकेट का मतलब जेब नहीं, पॉकेट का मतलब जो जहाँ पर कितना जो है वहाँ पर कितनी संख्या में जो है वहाँ पर इंडस्ट्रीज मिलती थी। तो रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी बहुत ही कम थी। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मेन वहाँ पर जो है कौन सी इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा सेटअप थी, पीटरबर्ग के अंदर एंड मॉस्को के अंदर। बाकी जगह पर जो है इंडस्ट्री बहुत ही कम थी। तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, पीटरबर्ग एंड मॉस्को के अंदर वर द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो गुड़गांव है, ऐसे ही जो है वहाँ पर यहाँ पानीपत है। तो यहाँ पर जो था रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो बहुत ही कम था। जैसे कि पीटरबर्ग एंड मॉस्को एरियाज के अंदर ही जो है वहाँ वो कौन से एरिया थे, इंडस्ट्रियल एरिया थे। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कैरिड बाय क्राफ्ट पर्सन। अब यहाँ पर जितना भी काम किया जाता था, जो भी इंडस्ट्रियल से जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका मोस्टली काम जो है, जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, कैरिड बाय क्राफ्ट पर्सन के द्वारा जो है प्रोडक्शन किया जाता था। जितना भी इंडस्ट्रीज के अंदर, जितना भी रशिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा था, मोस्टली जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसके थ्रू किया जा रहा था, क्राफ्ट पर्सन के थ्रू किया जा रहा था। 1819 के अंदर क्या हुआ था, रेलवे क्या हो गया था, बढ़ना शुरू हो गया था। देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, किसका विस्तार होगा, क्या एक्सपेंड होगा, रेलवे एक्सपेंडेड होना शुरू हो गया। रेलवे बढ़ा तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी। देखो क्या हुआ 1918 के अंदर, 1819 में क्या हुआ, क्या बढ़ा, रेलवे। रेलवे बढ़ने से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या होगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। जैसे कि जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, वहाँ पर क्या सेटअप किया जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो नेचुरल इंडस्ट्रीज भी क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो अब किसका प्रोडक्शन डबल हो गया, कोल प्रोडक्शन, क्योंकि इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंड थी, कोल के ऊपर, कोल के रॉ मटेरियल के ऊपर। तो कोल प्रोडक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। और आयरन जो था, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज भी क्या हो गई थी, 4 फोल्ड हो गई थी। क्वार्टर रुपेल्ड का मतलब होता है 4 फोल्ड, मतलब 4 गुना जो है ये बढ़ गया था। देखो कोल का प्रोडक्शन डबल हुआ और आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है 4 फोल्ड हुआ, मतलब कि 4 गुना हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि दीज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, लेट अस सी समथिंग अबाउट द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब हमने देखा था कि उसमें पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि वर्कर्स को, जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन मोटिव को, जो अर्न करने का जो मोटिव होता है वो किसके थ्रू जो है पूरा करते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं सैलरी को, वेजेस को कम कर देते हैं, वर्किंग आवर कंडीशन इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जैसे इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्री थी वो कैसी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब प्राइवेट थी और इनका मेन मोटिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था। आगे वाज देयर नॉट एनी रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रीज थे वो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो, वाज देयर नॉट एनी रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। क्या ऐसा कुछ नहीं था कि भी सरकार ने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वर्कर की कंडीशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हों। कौन कौन सी गाइड गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो वर्क था, टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिट आवर्स ऑफ वर्क। अब क्या गाइडलाइंस दी हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भी सरकार ने क्या दिया था कि इंश्योर कर दिया था कि क्या देना चाहिए, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और जो उनका वर्किंग कंडीशन है, जो आर है, उसको भी जो है लिमिटेड टाइम आर होना चाहिए। कि ये नहीं कि भी अगर आप सुबह जा रहे हैं और रात तक वो उनसे काम कराएंगे, नहीं। तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है कुछ रेगुलेशंस दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या थे कि गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आर ऑफ वर्क। तो पर जो ये जो रेगुलेशन जो दिया गया था, इसको इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, दे वर ब्रोकन। उन्होंने क्या करा, इसको कैसे तोड़ा है, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आर, अप टू आर। कैसे, अब गवर्नमेंट ने तो रेगुलेशंस के जो हैं कुछ नियम बनाए हैं, बट इन्होंने किस तरह से तोड़ा है, जो टाइम पीरियड्स को बढ़ा दिया गया, वर्कर्स की जो एकोमोडेटेड इन रूम्स एंड डेमो, ये क्या, डॉर्मेट्रीज एक्सेट्रा। एक तो रहने की जो जगह थी वो भी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी वहाँ पर, और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, वर्कर जो थे ज़्यादा थे, ठीक है, जिस कारण से उनको किस में रखा जाता था, डॉर्मेट्रीज के अंदर रखा जाता था। तो ये सारी गाइडलाइंस जो थी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब पढ़ेंगे रशिया की सोसाइटी के बारे में। अब रशिया की जो सोसाइटी है, इसमें हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, इकोनॉमिक के अंदर। अब इकोनॉमिक में हमने रशिया की इकोनॉमिक में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो लोग थे कितने % एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, 85। जबकि जर्मन में जो है लोग जो है ओनली 40% लोग जो थे जर्मन के, वो किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जो हमने रशिया की जो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा। अब रशिया की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोग जो थे जो कल्टीवेशन करते थे वो किसके लिए करते थे, प्रोड्यूस फॉर द मार्केट और एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स के लिए जो है वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से जो है प्रोडक्शन किया जाता था। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, मॉस्को एंड पीटरबर्ग के अंदर थी। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको कि रशिया की इकोनॉमिक के बारे में बताना। नेक्स्ट रशिया सोसाइटी के बारे में, जो वर्कर्स थे वो कहाँ से माइग्रेट होके आ रहे थे, फ्रॉम विलेज से एंड सेटल इन सिटी। कहाँ पे सेटल हो रहे थे वो, सिटीज़ के अंदर। अब जो वर्कर्स थे उनको भी क्या था, डिवीज़न था, दे वर डिवाइडेड। अब जो वर्कर्स थे उनको किसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया था, दे वर डिवाइडेड बाय स्किल। जैसे कि उनका जो डिवीज़न था वो किसके बेस पे किया गया था, स्किल के बेस पे। जैसे कि मेटल वर्कर्स हैं
जो मेटल वर्कर्स हैं अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे समझते थे, कंसिडर देमसेल्फ, और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते थे एज अ अरिस्टोक्रेसी की फॉर्म में अमंग अदर वर्कर्स की कंपैरेटिवली वो अपने आप को ज़्यादा क्या समझते थे, अरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है लैंडलॉर्ड्स के फॉर्म में समझते थे, ठीक है। एंड जो वुमेन्स थी अब मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्रीज लेबर फोर्स बाय 1914। अब जब लोग माइग्रेट होके आए उसमें लेडीज भी आई, वुमेन्स भी आई, तो जो फैक्ट्रीज में जितने भी वर्कर थे उसका 31% जो था, जो वर्क फोर्स जो काम करवाया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, वुमेन्स के द्वारा, ठीक है। कब? बाय 1914 के अंदर। अब क्या कंडीशन थी कि जो लेडीज थी उनको, जो वुमेन थी उनको क्या दिया जा रहा था, पेड जो किया जा रहा था, लेस किया जा रहा था, किसके कंपैरेटिवली, देन मैन के कंपैरेटिवली, बट दे वर पेड लेस देन मैन। उनको जो पे किया जा रहा था, पेड किया जा रहा था, लेस किया जा रहा था, किसके कंपैरेटिवली, मैन के। तो नो डाउट जो डिवीजन था वर देयर बट वर्कर डिड। अब डिवीजन तो था किसके अकॉर्डिंग, बाय स्किल के अकॉर्डिंग। जो डिवीजन था दे वर डिवाइडेड बाय स्किल। अब वर्कर्स के बीच में डिवीजन था बट फिर भी वो क्या थे, एक थे। और जब भी कुछ होता था, जैसे कि आपकी अपनी क्लास के अंदर ही क्या होगा कि 2 ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, बट अगर क्लास की कोई बात आती है तो सभी क्लास के बच्चे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, किसी टीचर के अगेंस्ट ही। तो ये क्या है, एक यूनिटी को शो करता है। ऐसे ही वर्कर जो हैं क्या करते हैं कि वो स्किल के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन था, बट जब भी कोई स्ट्राइक होती थी या कोई भी कंडीशन ऐसी होती थी तो वो सभी क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। चाहे डिवीजन होता था अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, किसके अगेंस्ट वो इकट्ठे होते थे, अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल देयर डिमांड्स और वर्क कंडीशन। वो कब स्ट्राइक करते थे, या तो वो किसी को निकाल देते थे या उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता था और उनकी वर्किंग कंडीशन के लिए। तो स्ट्राइक जो थी, मोस्टली जो स्ट्राइक थी, याद रखना है कहाँ पे होती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर एंड मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो था, यहाँ पे स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कब हुई थी, 1896 से लेके 1897 में, और मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर कब हुई थी, 1902 के अंदर। तो इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। रशियन सोसाइटीज जो थी, यहाँ पर क्या थे, लोग क्या हुए थे, माइग्रेट होके आए थे, कहाँ से, गाँव से, और कहाँ पे सेटल हुए थे, सिटीज के अंदर। ये देवर डिवाइडेड थे, किसके द्वारा, इनको वर्कर्स को डिवाइड किया गया था उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। कहाँ पे मेटल वर्कर जो थे अपने आप को क्या समझते थे, अरिस्टोक्रेसी अमंग अदर वर्कर्स के अलावा। जो वुमेन से कितने % वुमेन जो है फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, 31। अब उनको क्या किया जा रहा था, पेड लेस दिया जा रहा था। डिवीजन था बट फिर भी वो स्ट्राइक इकट्ठे करते थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट करते थे, अपने एम्प्लॉयर्स के। जो स्ट्राइक हुई थी कहाँ पे हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कब हुई थी, 1896 से 1897 में हुई थी, एंड मेटल इंडस्ट्रीज में 1902 के अंदर हुई थी।